द न्यू इंडियन की टीम इस वक्त मौजूद है इत्र नगरी कन्नौज में। कहा जाता है कि कन्नौज की नालियों से भी इत्र की सुगंध आती है, लेकिन इन दिनों इत्र सपाई और भाजपाई में तब्दील हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और इसी बीच हम बात करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी कन्नौज से असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है द न्यू इंडियन। बहुत धन्यवाद आपको। 20 फरवरी को तीसरे फेज का मतदान होना है कन्नौज के लिए, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से असीम अरुण ने लोगों के बीच जाकर बातचीत करी है और जो वीआरएस लिया है, अब उसके बाद से क्या माहौल बना हुआ है। सर, सबसे पहले आप कानपुर से कमिश्नर पद से रिटायरमेंट लेकर आए, वीआरएस आपने लिया, आपको लगता है कि सही फैसला रहा? उस समय मन में थोड़ा सा संशय था, लेकिन अब एक महीने राजनीति में और प्रचार के बाद मुझे लगता है और मेरे पूरे परिवार को लगता है कि बहुत अच्छा फैसला रहा, क्योंकि जितना कुछ हमको सीखने को मिल रहा है, हमको महसूस होता है कि हमने भारत को भी देखा ही नहीं और अब सारे डायमेंशंस आयाम हमको अपने देश के दिख रहे हैं और ये भी साथ साथ स्पष्ट है कि किस तरीके से बेहतरी के लिए काम किया सकता है। अभी आपकी सेवा में 9 साल और बचे थे, आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क ले लिया बहुत जल्दी? नहीं, रिस्क अगर यूँ सोचें कि ये पद थे और अब ये पद मिलेगा या नहीं मिलेगा तो रिस्क है। अगर मैं सोचूं कि मैं रिटायरमेंट के बाद में लोक सेवा में जुड़ता, मैं 9 साल पहले जुड़ गया, तो फिर रिस्क कहाँ है। और मैं इसी काम में जुटा हूँ कि मैं जो वंचित समाज है, दलित समाज है और भी सभी लोग हैं, जो कमियाँ हैं हमारे सिस्टम में, किस तरीके से उनको ठीक किया जाए, जोड़ा जाए। हाँ, इसमें पदों का महत्व हो सकता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या इसमें मैं कुछ परिवर्तन ला पा रहा हूँ। परिवर्तन तो जरूर ला पाऊंगा, कितना आएगा ये समय बताएगा, लेकिन अगर इस तरह देखें तो कोई रिस्क नहीं। तो एक अपने जीवन में मैंने परिवर्तन किया है, अपने आरामदेह जीवन की लिए तलबी करूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। उसको छोड़ करके तो कोई ऐसा कोई खास कष्ट भी नहीं है, तो आराम तलबी थी वो चली गई, बाकी नॉर्मल जीवन चल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने कहा कि दलित और वंचित समाज के लिए बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा जात पात के आधार पर राजनीति करती है और आपने भी वो जिक्र किया है। आपको लगता है कि ये सही रहेगा? जो मुझे लगता है पहले से और जो मैंने अभी लगभग 1 माह भारतीय जनता पार्टी में व्यतीत किया है, भारतीय जनता पार्टी सभी को जोड़ने का काम करती है। ये एक सत्यता है, कुछ दुर्भाग्य भी है कि हमारे भारत में जाति एक चीज़ है, इसका रोल बदला है और आने वाले समय में इसके रोल को और कम करने का प्रयास करना है। लगता नहीं कि जाति जाति ही नहीं है? जाति जाएगी, मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन काल में बहुत कम हो जाएगी और आपके जीवन काल में और कम हो जाएगी। जैसे अभी अगर देखें तो चुनाव में जाति की बात होती है, लेकिन अब बात ये होती है भारतीय जनता पार्टी में कि सभी को जोड़ा जाए, कोई भी छूटे ना, और इसी पे मेरा पूरा कैंपेन भी इसी बात पे है। और केवल जाति नहीं, धर्म भी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा मुश्किल 25 दिन का ही कैंपेन हुआ, लेकिन हर वर्ग से, हर समाज से, हर धर्म से लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया। समय कम था तो बहुत से लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विचारों को दान करके स्वतः आए और आकर के वो जुड़े हैं। तो समावेशी समाज होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये केवल नारा नहीं है, ये वाकई में जमीनी हकीकत है। आपने सबका विश्वास जीतने का प्रयास किया है, आपको लगता है क्या कि सबका विश्वास जीत लिया है आपने? और कन्नौज की आप मूल रूप से यहाँ के हैं, जन्मे हैं, यहीं आपकी परवरिश हुई है, आपको क्या लगता है यहाँ पर बड़ी समस्या क्या है जिस तक अब तक कोई नेता पहुँच नहीं पाए? और सबसे बड़ी चुनौती ये है, पहुँचे तो हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि मूल रूप से कन्नौज जैसे और जनपद भी एग्रीकल्चरल, कृषि प्रधान जनपद है और जब किसान की आय बढ़ जाएगी, चीज़ें स्वतः अच्छी होती रहेंगी। जैसा सरकार का उद्देश्य, पार्टी का उद्देश्य है कि कृषि की आय को 2 गुना किया जाए, जिसके लिए कृषि में भी सुधार करने की ज़रूरत है, प्रयोग करने की ज़रूरत है। जो खाद्यान्न वाले क्रॉप्स हैं उससे कैश क्रॉप्स की करने की ज़रूरत है। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा सेक्टर खुला है, उसकी मांग है, 4 गुना दाम मिलते हैं, उस पर हम लोग बढ़ेंगे। खाद्य प्रसंस्करण का बहुत बड़ा क्षेत्र है, डेयरी एलाइड एक्टिविटीज, पोल्ट्री जैसा बहुत बड़ा सेक्टर है। तो एग्रीकल्चरल इनकम को दोगुना करना ये चुनौती है, लेकिन ये चुनौती ऐसी है कि बहुत से देशों में, बहुत से प्रदेशों में पूरी कर ली है। तो अगर कोई और कर सकता है दुनिया में, तो कन्नौज क्यों नहीं कर सकता है? उसको हम लोग करेंगे
लेकिन सर, किसानों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं बीजेपी के मुंह से किसानों के बेहतरी की बात अच्छी नहीं लगती है, और विपक्ष भी कह रहा है कि पहले और दूसरे फेज में हमने आधी जंग को जीत ली है। फिर आप किस आधार पर किसानों की बात में किसानों के आधार पे ही मेरा कृषि प्रधान कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग है जनपद है, तो जितने भाई बहनों से बातचीत होती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया उनकी मदद करने बड़े प्रोजेक्ट किए, लेकिन साथ साथ गरीब का घर भी बनाया, गरीब को शौचालय भी दिया, इज्जत दी, पेंशन दी, कोविड के समय और मदद की, ये चीज़ें सब लोग के सामने हैं। जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का ये भी बड़ा दिल है कि हमेशा राय लेके काम होता है। जैसे अभी कृषि कानूनों में भी आपने देखा कि राय नहीं बनी तो फिर उसको वापस किया गया और फिर उसके ऊपर नए सिरे से काम किया जाएगा। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जबरदस्त चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो वर्दी उतार कर आए हैं उनका नशा उतार कर भेज रहे हैं। वर्दी की कितनी कम इज्जत है अखिलेश जी की नज़र में, ये उन्होंने 2 बार दिखाया अपनी सभा में का मौजूद। पहला, वो मुझे जानते हैं अच्छे से, मेरी स्त्री जानते हैं, और सरकार में भी मैंने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, APS चीफ रहा। और दूसरा, मेरे लिए उन्होंने जो बोला मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे एक साथी पुलिसकर्मी के लिए जिस तरीके से उन्होंने कहा, और वो साथी पुलिसकर्मी जो उन्हीं की सुरक्षा में गया था, उन्हीं की पार्टी की रैली की सुरक्षा में गया था, और उनकी जिस प्रकार की भीड़ आती सपा के चुनाव में आप जानते हैं, उनको नियंत्रित कर रहा था, और उसी हमारे सिपाही के साथ बदतमीजी की। वर्दी की गरिमा के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा। वर्दी में स्वयं नहीं पहनता हूँ, लेकिन उसकी गरिमा की मुझे बहुत चिंता है। और उन्होंने ट्रेलर दिखाया यहाँ पे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार गलती से भी आ जाएगी, कल्पना कर लीजिए, तो वर्दी की गरिमा ये होगी। तो निश्चित रूप से लोग समझ गए हैं कि इनसे दूर रहना। उन्होंने आपका नाम लिए बगैर ये कह दिया है कि आपने खूब लूट मचाई है और अब आप यहाँ से जनता आपको मजा चटाएगी। वो मेरी छवि से बड़ी बात ही परिचित है। अब ये राजनीतिक बयानबाजी है, तो लूट मचाई है तो लूट का कुछ प्रमाण दे दें, और बिना नाम लेके क्यों बोले, नाम लेकर के बोले। कन्नौज में आए, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, अब बेधड़क मेरा नाम लेके बोलिए, नाम लेके बोलिए और आरोप लगाइए और उसको सबूतों से सब्सटैंशिएट करिए, उसको बल दीजिए, तब तो बात है, वरना खोखले आरोप लगाने से क्या फ़ायदा। मेरा सुझाव ये है समाजवादी पार्टी को कि आप पुलिस की वर्दी की गरिमा का ख्याल रखें। कानून व्यवस्था वर्दी बनाती है, कोर्ट बनाते हैं, और इस प्रकार के उपद्रवी तत्व जो उनके साथ चलते हैं, जिनको की पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी, वो नहीं बनाते हैं। आप याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, आप उस शपथ ग्रहण के मंच की जरा याद कर लीजिए क्या हालत हुई थी। जो मुख्यमंत्री अपने शपथ ग्रहण के मंच को नहीं संभाल सकता है, वहाँ की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकता, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे। लेकिन 20 सालों से इस सीट पर गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि वो तो एकदम बेफिक्र है, उनका कहना है कि हम एक बार फिर से जीत रहे हैं, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी। तो एक्सपेरिमेंट करती है तभी आगे बढ़ती है। और मेरा राजनीति में आना, भाजपा में आना एक व्यक्तिगत एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कोई अनोखा एक्सपेरिमेंट नहीं है। मेरे ही 2 बैचमेट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हैं, भुवनेश्वर में सांसद हैं राधिका जी, वो भी मेरी बैचमेट, और बहुत सारे अन्य फील्ड से लोग आए, तो प्रयोग तो होने चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि क्या चुनौती आसान है? मैं किसी भी चुनौती को मैंने कभी भी आसान नहीं समझा, और ये चुनौती भी गंभीरता से ली जा रही है। लेकिन अति विश्वास अच्छी बात नहीं है, किंतु जितना अच्छा ग्राउंड रिस्पांस दिखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जीत होगी, बड़ी जीत होगी, सिर्फ कन्नौज में बल्कि सब जगह होगी, सीटें भी बढ़ेंगी, और सबसे बड़ी बात वोट शेयर बढ़ेगा। और देखिएगा जरूर बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबको जोड़ने का काम किया, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लोग स्वतः फ़ोन कर रहे हैं, आके मिल रहे हैं कि भैया हम जुड़ रहे हैं, भैया हम वोट दे रहे हैं। इसका परिणाम आंकड़ों में जरूर दिखेगा। तो आपके अपना वोट शेयर वोट के आधार पर तय कर रहे हैं कि ब्राह्मण ये हो गए, इतने परसेंट में मिल जाए, दलित का इतना, मुसलमान को वैसे भी छिटकता है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक वोटर हमारे लिए वोटर है, और हर एक के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, बल्कि जाति की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वोटर को विकास चाहिए। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारी राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप स्वयं महसूस करेंगे कि वोटों की ठेकेदारी और वोटों की सौदागिरी अब खत्म हो गई है। वोटर अब विकास वोट दे रहा है। कोरोना की बहुत बड़ी महामारी थी, ये 100 साल की बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने लोगों की मदद की, जिस समय लोगों के जॉब चले गए थे, खाने को नहीं था,
उस समय लोगों को खाने की मदद की तब। अभी आपने सुना होगा प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक मंच पर जाकर ये कहा कि इस सरकार में दलितों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि थानों में उनके नाखून छील दिए गए, उनके घुटनों पर लात मारी गई है, और आप कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए सोचकर आगे बढ़ें। भाजपा ने कानून का राज कैसे स्थापित किया? केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते नहीं, पुलिस को भी शुद्ध किया, पुलिस को आधुनिक किया, और पुलिस में जो गलत एलिमेंट है या जो गलती कर देता है उसको हमेशा दंडित किया गया। मुझे नहीं पता प्रियंका जी किस चीज़ का रेफरेंस दे रही हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रकरण नहीं होगा जहाँ पे अगर पुलिस की गलती हो पुलिस पे कार्रवाई ना हो। अच्छा, अगर सपा ने जो कहा है कि अब आप देख लो सबके सामने कैसे कमिश्नर पद से रिटायरमेंट ले लेके लोग अब राजनीति में आ रहे हैं कि पुलिस और कप्तान ये सारे बीजेपी एक मिले जुले हैं, इन पर कैसे भरोसा किया जाएगा? आपको लगता नहीं कि लोगों का भरोसा भी इससे हटेगा? अगर हिस्ट्री शीटर आएंगे राजनीति में तो फिर वो अलग इतिहास बनाएंगे, और अगर मेरे जैसे लोगों को राजनीति में आमंत्रित किया जाएगा, मुझे विश्वास है भविष्य में और लोग भी आएंगे। लेकिन ये बात सही है, अगर मैंने पुलिस कमिश्नर कानपुर के रूप में या किसी पद पे किसी राजनीतिक पार्टी से करीबी बनाई हो, किसी राजनेता से करीबी बनाई हो, तो मुझे बता दें। बल्कि मेरे राजनीति में आने की घोषणा जब मैंने 8 जनवरी को की तो जितना अचंभा लोगों को हुआ, मैं उसको एक सराहना के रूप में समझता सिर्फ हूं। बीजेपी ही क्यों चुनी फिर राजनीति में आने के लिए? बीजेपी नहीं चुनी, बीजेपी ने मुझको चुना, बीजेपी ने मुझे अवसर दिया, और कोई भी और पार्टी अवसर ऐसा देती भी तो मैं नहीं निर्णय लेता ऐसा। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत मेरे पिताजी ने दिए, ईमानदारी से काम करो, सबके साथ लेकर के चलो, जो काम करो परफेक्टली करो, शिष्टाचार का व्यवहार रखो, ये मूल सिद्धांत मुझे अन्य पार्टियों में नहीं दिखा। अगर आप जीत दर्ज करते हैं कन्नौज में, सबसे बड़ा बदलाव यहाँ क्या होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्कुल गांव कस्बा है, अगर एक होटल भी देखें तो दूर तक दूसरा दिखता नहीं है। पहला क्या काम होगा अगर जीत दर्ज करें? जी, हमने एक अपना विधानसभा स्तर का एक संकल्प पत्र बनाया है जो कि सोशल मीडिया पे भी है और आज अखबार में भी प्रकाशित हुआ है। उसमें मुख्य रूप से हमने कृषि की बात की है, युवाओं की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है। अगर जीत दर्ज नहीं होती है तो असीम अरुण जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगर जो मैंने बताया, अगर जीत दर्ज नहीं होती, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो भी यही काम होंगे। जैसे मैंने कहा, राजनीति का समानता मतलब होता है चुनाव, पद की चेष्टा, और लोक सेवा का मतलब है पद हो ना हो वो चेष्टा बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम अरुण जी द यूनियन से बातचीत करने के लिए। तो अब कन्नौज को बदलाव की दरकार है या नहीं, ये 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.